हमारा बच्चा क्यों प्राइवेट स्कूल में जाता है? क्योंकि स्ट्रक्चर वहाँ अच्छा है, फैबुलस स्ट्रक्चर इज देयर। वहाँ अलग लेबोरेटरी होती है, वहाँ अलग प्ले ग्राउंड होता है, वहाँ रिक्रेशन रूम होता है, वहाँ मैथमेटिक्स लैब होती है, वहाँ साइंस लैब होती है, केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग। ये कहाँ है हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में वो चीज़? गवर्नमेंट इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देती, उनको देना चाहिए इस चीज़ की तरफ। प्राइमरी चीज़ है कि स्कूल का एटमॉस्फेयर, फिजिकल एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। गुड टीचर्स, फिजिकल एटमॉस्फेयर, बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं जाएंगे फिर, आई एम श्योर अबाउट इट। और उनको अट्रैक्शन मिलेगी अपने ही गवर्नमेंट स्कूल। बुनियादी प्रॉब्लम वहाँ भी है, दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम देयर। कैसे वो टावर पर बैठेगा वहाँ? आजकल के बच्चे में टेस्ट है, आजकल जो बच्चा पैदा होता है इसके टेस्ट से, हम जैसे बच्चे नहीं कि खुर वो रेस पकाए, नेकेड फुट हम चल रहे थे। आजकल के बच्चे में टेस्ट है ना, हाई टेस्ट। स्कूल भी एक हाई टेस्ट वाला स्कूल होना चाहिए। आपको लग रहा है ऐसा? यहाँ पर ये प्रॉब्लम। अब जो देखिए मिडिल स्कूल को टच कीजिए, प्राइमरी स्कूल को देखिए आप, रेंटेड बिल्डिंगों में स्कूल चल रहे हैं, रेंटेड बिल्डिंग, 2 कमरे, एक हट पे। मैंने एक बड़गांव में स्कूल को देखा, एक गांव में मैंने देखा, कुछ ना गांव सुना, कुछ पे पर चला इस मिडिल स्कूल। वो हाईलाइट हुआ बहुत है, लेकिन कहाँ से लाती? गवर्नमेंट को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प करना चाहिए। आजकल कंप्यूटर का दौर है, देयर शुड बी ICT लैब्स इन एवरी मिडिल स्कूल नाउअडेज। आज कंप्यूटर का दौर है, आज वो आदमी इलिटरेट है जिसने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है। तो हमारे 5th में 6th में 8th तक हमारे बच्चों को कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं, नो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं। वही कंप्यूटर तो प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं हम, प्रैक्टिकल जब कंप्यूटर देखेंगे सामने, स्कूल लैपटॉप रखेंगे, डेस्कटॉप रखेंगे, तभी तो कंप्यूटर सीखेगा ना। फिर ख्याली किताब हाउस, ख्याली किताब से वो क्लियर, बिकॉज कंप्यूटर इज ए प्रैक्टिकल रियलिटी। सियासी इन्फ्लक्स एजुकेशन में नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो इन्फ्लक्स ऑफ पॉलिटिक्स इन एजुकेशन। कुछ वाक़ात आपको बताऊंगा, यू विल श्योर, जो मैंने देखा है। सियासी लोग कैसे मुदाखलत करते हैं, कैसे जो टीचर होती है उसको कहते नहीं, ये स्कूल में नहीं पढ़ाई, उसको डिप्लॉय करो कहीं पर, रखो आराम, वो सोएगी वहाँ, वो सोएगा वहाँ, वो अपना कारोबार करेगा वहाँ। जो मैंने देखा है कि व्हाट पॉलिटिशियन डू, हाउ दे शेटर द एजुकेशन कैसे वो शेटर करते हैं, तबाह करते हैं। सीईओ का कोई रोल नहीं रहता है। फिर सीईओ क्या चीज लाएगी बाद में? जब सीईओ के पर काट लिए जाते हैं तो ही कांट डू एनीथिंग एट ऑल। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे स्कूल का, उनको भी चेंज करना पड़ेगा। मैं फॉर एग्जांपल 3 कमरों में मिडिल स्कूल चल रहा है, हाउ कैन इट रन? कैसे रन कर सकता है? 200 बच्चे 3 कमरों में, कहाँ लेबोरेटरी है, कहाँ प्रिंसिपल बैठेगा, कहाँ हेडमास्टर बैठेगा, कहाँ साइंस पढ़ाएंगे, कहाँ मैथ पढ़ाएंगे? इट इज नॉनसेंस स्टोरी, नॉनसेंस सीन में लगता है, नॉनसेंस सीन है। हर एरिया क्लस्टर में 2-3 अच्छी मिडिल स्कूल होनी चाहिए कम से कम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में जनाब पीरजादा अब्दुल रऊफ शामिल है। रऊफ साहब माहिर तालीम रहे हैं और एजुकेशनल एक्सपर्ट भी हैं। आज इनसे सिर्फ बात करेंगे हम तालीम पर। बेहतर तालीम, एक्सीलेंट एजुकेशन, सरकारी जो तालीमी निज़ाम है, हम बच्चों को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? रूफ साहब चीफ एजुकेशन अफसर, बहरसत चीफ एजुकेशन अफसर रिटायर हुए हैं और एक लंबा अरसा इन्होंने महकमा तालीम में दिया है। ये प्रिंसिपल भी रहे हैं महकमा तालीम में, इनका बहुत बड़ा तजुर्बा है और इनसे हम मशवरा भी लेंगे और इनकी राय भी जानेंगे ताकि महकमा तालीम की बेहतरी आ सके। तो सबसे पहले हम रूफ साहब से ये गुजारिश करेंगे कि रूफ साहब अपना तारुफ देंगे। मेरा नाम है पीरजादा अब्दुल रऊफ। मैं तारजुआ एक विलेज है उस घर से ताल्लुक़ रखता हूँ। तारजुआ के गांव में रहता हूँ, तारजुआ के एरिया में रहता हूँ। तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो प्योरली एजुकेशनल है। तो मैंने 1959 में मेरा जन्म हुआ है और मैंने क्वालिफाई किया मैट्रिकुलेशन एग्जाम फ्रॉम नूरगा हाई स्कूल सोपोर
اور میری گریجویشن میں جو کمپلیٹ ہوئی ہے وہ ڈگری کالج سوپور سے. اور میں نے جو پی جی کیا ہے انگلش سبجیکٹ میں فرام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ان 1980. ٹھیک ہے. 1980 کے بعد میں نے کوالیفائی کیا پبلک سروس کمیشن اور مجھے اپوائنٹ کیا گیا ہے ایز لیکچرر آف انگلش. اور میری فرسٹ پلیس آف پوسٹنگ تھی ہندوارہ ہائر سیکنڈری میں, جی ڈسٹرکٹ کپوارہ. جی. روف صاحب آپ کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ تارزوہ سے شروع ہوئی. ایگزیکٹلی گورنمنٹ اسکول سے. یس. تو وہاں سے آپ آگے چل کر ڈگری کالج سوپور میں آپ نے ایڈمیشن لیا اور مزید تعلیم یہاں حاصل کی. پھر آگے آپ علی گڑھ یونیورسٹی گئے تو وہاں آپ نے پی جی کیا ہے انگلش سبجیکٹ میں. بالکل. روف صاحب وہ کون سا سال تھا جس میں آپ نے تارزوہ میں اپنی تعلیم شروع کی, ایڈمیشن لیا ہے سرکاری اسکول میں؟ وہ تھا 60 میں, 66 میں, 66 ہوگا. وہ مڈل اسکول تھا اس زمانے میں, مڈل اسکول. اچھا مڈل اسکول. ٹھیک ہے روف صاحب. اچھا روف صاحب آپ تارزوہ میں سرکاری اسکول میں پڑھے ہیں, پھر ڈگری کالج سرکاری اسکول میں بھی مزید تعلیم حاصل کی, پھر مزید آپ نے علی گڑھ میں حاصل کی. اس دوران آپ کا واسطہ بڑے بڑے استادوں سے ہوا ہے, لیکچرروں سے ہوا ہے, پروفیسروں سے ہوا ہے, جنہوں نے آپ کو پڑھایا, لکھایا اور سنبھالا اور تربیت دی. کوئی شکایت رہی آپ کو؟ نہیں, کبھی نہیں. بس اسٹوڈنٹ نہیں, کبھی استادوں سے کبھی نہیں, نیور, کبھی نہیں. اچھا پھر آپ استاد اسی محکمے میں استاد آگے بنے, استاد آئے ہیں, تو پھر آپ نے بھی وہی کاپی کی جو آپ کے استادوں نے آپ جس طرح سے آپ کو پڑھایا, تربیت دی, تعلیم دی, پھر آپ نے وہی ان کا رول ڈپلیکیٹ رول ادا کیا کہ جیسے انہوں نے پڑھایا ویسے آپ نے بھی پڑھایا. تو آپ نے بھی اسٹوڈنٹوں کا شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا. ایگزیکٹلی. بات یہ ہے کہ 3-4 استادوں نے مجھ پر زیادہ گہرا اثر ڈالا ہے. ایک تو مائی فادر جو میرا جو ٹیچر تھا, جس نے لاہور یونیورسٹی پڑھا تھا, اس وقت انڈیا اینڈ پاکستان کمبائنڈ تھا, فزیکل بیریئرس نہیں تھے اس زمانے میں. ان کا اثر مجھ پر زیادہ تھا, اپنے فادر کا. اس کے بعد مولوی مخدومی تھا یہاں سوپور کا بڑا مولوی, وہ ہمارا عربک ٹیچر تھا. مخدومی صاحب, اس کا اثر مجھ پر بہت زیادہ ہے. اور مہاراج کرشن جو میتھمیٹکس پڑھا رہا تھا نورگاہ ہائی اسکول میں, تو بہت ہی نائس انسپائرنگ ٹیچر تھا وہ آل ٹائمز. اور سب سے زیادہ اس کے بعد جو سب سے زیادہ اثر مجھے پڑا کہ وہ پروفیسر اسلوب انصاری جو AMU میں HOD تھے انگلش ڈپارٹمنٹ کی. اس لیے اثر مجھے پڑا اس کا اسٹرانگ افیکٹ میری پرسنالٹی پر یہ ہے کہ ایون آن سنڈے ہی وڈ ٹیچ اس کلاسز. HOD خود سنڈے کے دن ہماری کلاس لے رہا تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. I became and I imitated him. I became a copy of him. I became a replica of him. میں کہوں گا replica میں ان کا بن گیا. تو وٹ ایور جو اس کی ایکٹیویٹیز تھی انگلش ڈپارٹمنٹ میں, I carried on, میں نے کنٹینیو کیا اپنی زندگی میں, جس دن سے میں ایک استاد بن گیا اپنی سبجیکٹ میں. جی بالکل. یعنی کہ جو تربیت آپ نے پائی ہے, ویری گریٹ رزلٹ, آل ویری گریٹ ٹیچرز, بٹ 4-5 کا اثر مجھ پر زیادہ تھا. زیادہ تھا یہ چیز. تو یہی تو میں کہنے والا تھا کہ آپ کا سب سے زیادہ چہچہتے ٹیچر جو رہے ہیں تو وہ آپ نے خود ہی بتا دی ہیں. اچھا روپ صاحب مجھے بتائیے, آپ کا والد صاحب استاد رہے ہیں. جی تو انہوں نے بھی اہم رول بہت اہم رول کیا ایجوکیشن میں کیا ہے, بہت اہم رول کیا. تب تو کوئی پڑھا لکھا ہوگا بھی نہیں جب وہ استاد تھے. اچھا کوئی گہرا اثر جس جیسے آپ بتا رہے ہیں ان کا گہرا اثر میرے ان کی ایک سب سے بیسٹ کوالٹی یہ تھی کہ ایک کلوزنس وہ بانڈ بناتا تھا بچے کے ساتھ, کلوز بانڈنگ جسے ہم کہتے ہیں, ایک ملاپ, جیسے بچوں کے ساتھ ملاپ جو ملاپ ناٹ اونلی دس ایجوکیشن ملاپ کیا تعلیمی دینے کا, اوور آل جو اس کی بچے کی جو پرسنالٹی ہے, شخصیت بچوں کے ساتھ اس کو ڈیولپ کرنے کی وہ ہمیشہ کوشش کر رہا تھا. وہ مجھے ایڈوائز کر رہا تھا ہمیشہ کہ گیپ مت رکھو بچوں کے ساتھ, بی ویری کلوز ٹو دیم, ان کے نزدیک رہو تم,
जितना आप नजदीक रहोगे आप उनके मॉडल बन जाओगे. You will be inspired by them. They will be inspired by you. वो कह रहा था कि बच्चों से भी आप सीखोगे. ये नई बात है टीचर के लिए, बच्चे से हम कैसे सीखेंगे, बट उनकी जो एडवाइस थी कि बच्चे से आप भी सीखोगे. और 1984 में एक लेसन मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा था हाउ टीचर्स लर्न. ये एक ऐसे था, एक मजमून था जिसका राइटर था जॉन हॉल्ट. उसने कहा हाउ टीचर्स लर्न. टीचर तो ऑलरेडी पढ़ा लिखा है, तो ये उसने कैसे कहा कि भाई टीचर्स भी लर्न करते हैं. बट व्हेन दैट टीचर जॉन हॉल्ट केम क्लोज कांटेक्ट, जब उसको बच्चे के साथ हुआ था, वो बच्ची थी नूरा, उस बच्ची का नाम इंग्लैंड में हुआ है एक्चुअली. नूरा के साथ वो इतना क्लोज हुआ है कि जॉन हॉल्ट लर्न फ्रॉम नूरा many things she learned from there. तो माय फादर एडवाइज मी ऑल टाइम कि भाई जब आप once you are a teacher, you have to be very close. आपको इकट्ठे बैठना है बच्चे के साथ, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को आपको डायग्नोस करना है. जैसा एक डॉक्टर डायग्नोस करता है, उसी अंदाज से एक टीचर को डायग्नोस करना है अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को, अपने तालिब इल्म को. तभी आप रोल मॉडल बन सकते हो, अदरवाइज नॉट. तो दैट प्रूव वेरी इफेक्चुअल. बहुत कामयाब रहा. जहाँ जहाँ मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी की, टीचर साइकोलॉजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई की है, तो मुझे लग रहा है आई प्रूव वेरी इफेक्टिव टीचर देयर. लोगों ने मुझे समझा, बच्चों ने मुझे एक्सेप्ट किया कि दैट रूप साहब में कुछ गुण है, कुछ क्वालिटीज है, कुछ ट्रेट्स है जो उनके लिए बेनिफिशियल है, फायदेमंद है. बहुत अच्छी बात कही है आपने कि अगर बच्चे को समझाना है तो उसी के लेवल पे जाना है, डाउन टू द सेम लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल जो उसकी लेवल है ना, उसी लेवल में, उसी लेवल पे जाना, स्टूप डाउन. और एक फ्रेंडशिप का क्लोज फ्रेंडशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही सब्सटेंशियल है, ताकि बच्चा अंडरस्टैंड करे. ये भी आपने बड़ी अच्छी बात की है कि कभी कभी बच्चों से भी ये भी अच्छी, बहुत अच्छी बात है. ऐसा प्रैक्टिकल हो रहा है. अदरवाइज तो टीचर एक डिक्टेटर है. नो, हिटलर जैसा आदमी, ऐसा हिटलर जैसा आदमी नहीं होना चाहिए. डिक्टेटर. He can become a dictator if he is one-sided. He should be as a teacher. Now the education is child-centered, not teacher-centered. आजकल की दुनिया में education is child-centered, pedio-centric होना है. अंग्रेजी में बोलते हैं इसको pedio-centric, child-centered, not teacher-centered. Not teacher-centered. बहुत अच्छी बात है. This is today's technique and strategy of education. आजकल की strategy ये है कि teacher's knowledge is must, his deliverance is also must, his mechanism is also must, his body language भी अच्छी है. जब वो पढ़ाएगा तो body language खूबसूरत होनी चाहिए. Body language is very important. और body gestures हम कहते हैं अंग्रेजी में इसको, teaching में. तो he has to devise many formulas, many strategies को devise करने पड़ेंगे ताकि बच्चे की overall growth को वो समझे और उनका एक प्रोफाइल बनाए. मैं as a teacher I am telling you, when I was a teacher I was making profile of every child. मेरी किताब में हर बच्चे का प्रोफाइल होता था कि ये स्टूडेंट, ये रोल नंबर 5 है, इसका नाम ये है, इसकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ कितनी है, इसकी लिमिटेशन कितनी है, कहाँ पर ये कमजोर है, और इस कमजोरी को मैं कैसे, इस लर्निंग गैप को मैं कैसे ओवरकम करूंगा. ये मेरी स्ट्रेटजी रही है ऑल टाइम्स. बिल्कुल रूफ साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है, बड़ा अच्छा कहा है आपने. आदमी कभी बच्चों से भी सीख जाता है. जैसे हकीम लुकमान से कहा गया था कि आपने ये अकल कहाँ से लाई? फ्रॉम द पेशेंट्स. हाँ, उसने वापस जवाब दिया, मैंने अकल उन लोगों से लाई है जिनके पास अकल नहीं थी. मैं वहाँ उनसे उठा बैठा, तो मैंने डिफरेंस ये सब्सटेंशियल से जाना. मैंने डिफरेंस कहाँ पे, सब्सटेंशियल जो मैं कहता हूँ वो क्या कहते हैं, तो डिफरेंस कहाँ है, कहाँ पे है, वो डिफरेंशिएट किया. तो ये भी बहुत खूब अच्छी बात है. एक मिस्त्री की अगर एक इंजीनियर कोई बिल्डिंग बना रहा है तो उस पे वो कभी गलत भी कर सकता है. अगर वो मिस्त्री उसको जो काम लेसन देता है, वो उसका उसकी वो जो गलती है रेक्टिफाई कर. एब्सोल्युटली रेक्टिफाई करता है. मिस्त्री का मशवरा कभी उससे ज्यादा ये है ना. एजुकेशन बहुत कीमती होता है. बेसिकली है ना, एजुकेशन इज जॉइंट एफर्ट. ये वन साइड नहीं, मैंने इट्स नॉट टीचर, इट्स जॉइंट एफर्ट. बिल्कुल इट्स ट्रायंगुलर. इट इज टीचर, इट इज द स्टूडेंट, इट इज द पेरेंट एज वेल. 3 का ये टिकून है, ये ट्रायंगुलर है. ये बेसिकली ऑल हैव टू प्ले द रोल.
لیکن जब सबसे बेस्ट जो रोल है वो टीचर का होना चाहिए, टीचर का रोल है, उसका रोल अच्छा होना, उसकी बात में मिठास होनी चाहिए, शुड बी मॉडेस्ट, ही शुड बी कंडीसिव, एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर करना चाहिए वो क्लासरूम में, एक अच्छा माहौल जिसमें बच्चा लगेगा कि मैं एक अच्छे माहौल में पढ़ रहा हूँ इस वक्त, और मेरी ऑल फैकल्टी जो है बच्चे की वो समझ जाती है, उसको ऐसा महसूस होना चाहिए, इस बच्चे को ऐसा महसूस होना चाहिए कि मेरे हर कोई जो फैकल्टी है मेरी पर्सनैलिटी की, इसका निखार हो सकता है इस टीचर के जरिए. दिस इज कॉल्ड एजुकेशन. रूप साहब, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, फिर तकरीबन 20 साल आपको लगे होंगे पढ़ाई में, फिर 6 साल आपके वैसे भी वो जो प्राइमरी एजुकेशन में चले, फिर सेकेंडरी में, फिर कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल. 25 साल के बाद आपका अपॉइंटमेंट हुआ होगा. तो ये 25 साल जो आपने तालीम में गुजारे हैं, यहाँ सब थोड़ा जानना चाहेंगे हम हालात वाक़ात जो कश्मीरी यहाँ पे जरिया माश क्या था. जैसे कहा जा रहा था कि यहाँ पे गुर्बत बहुत थी, गुर्बत में लोग पढ़ाई कर रहे थे, जरिया माश नहीं था, वसाइल नहीं थे, माशी हालात खराब थे, तो आपने पढ़ाई की है. तो इसमें आप पढ़ाई में आपको कोई मतलब दिक्कत फाइनेंशियली मेरा जो फादर था वो रिटायर हो चुका था, तो हम 4 भाई थे. मेरा पहला भाई फर्स्ट जो एल्डेस्ट हमारा बच्चा था उसने एमएससी फिजिक्स किया था, उस वक्त तो अपॉइंट नहीं हुआ था बेसिकली, फिजिक्स का प्रोफेसर था वो. तो फॉर्चुनेटली जब मैंने क्वालिफाई किया ग्रेजुएशन तो वी हैड नो मनी एट ऑल, क्योंकि मेरी चाहत थी, ये नहीं थी मैं एएमयू में जाऊंगा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मेरा एक ख्वाब था, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम थी. तो एनीवे पेंशन से वो मुझे फादर 75 रुपीज बेचा था हर महीने एएमयू के लिए, हर महीने ओनली 75, यानी कि 75 रुपए पे मेरे पूरे 2 साल में मेरे 2 शर्ट थे, 2 पतलून थे, बस इतना मेरा ड्रेस था. 2 साल में 2 शर्ट और 2 पैंट, और 75 रुपए महीने का. लेकिन इससे पहले मैंने एक जगह, इससे पहले बिफोर गोइंग टू एएमयू, तो मैंने एक जगह काम किया सोपोर में, एक मेडिकल बिजनेस थी एक आदमी की, मैं नाम नहीं बताऊंगा. अच्छा, प्राइवेट किया था. तो अच्छा, शुरू आपने तो मैंने उसमें से 1200 रुपये कमाए थे. अच्छा. तो ग्रेजुएशन के बाद जब तक मुझे एएमयू में एडमिशन का एडमिशन हो रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर, तो मुझे रिजल्ट निकला था शायद फरवरी में. तो फिर क्या हुआ, तो मुझे मैंने 1200 रुपये कमाए थे, उसमें मैंने कुछ और ड्रेस लाए, कोट वोट लगवाना लाया, ऐसे कुछ चीजें लाई मैंने. तो दिस वाज द ओनली स्पॉन्सरिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस व्हिच आई वाज गेटिंग फ्रॉम माय होम. वेरी मीगर, इट वाज वेरी मीगर. तो हम 4 लड़के थे सोपोर के पढ़ रहे थे, ऑल हैव बिकम ग्रेट ऑफिसर्स, दे रिटायर्ड. एक तो कॉलेज प्रोफेसर बन गए, कुछ मैनेजर बन गए, कुछ जॉइंट एडिटर बन गए. तो चूंकि मेरी टीचिंग में, पहले मैनेजर था कामराज बैंक में, मैंने छोड़ दिया. फादर ने कहा नहीं हमारा एक काम. अच्छा, पहले आप कमरा केआरबी, उसमें भी केआर, जब केआरबी स्टार्ट हुआ था तो मुझे अपॉइंट किया गया था. बट एट द सेम टाइम आई वाज अपॉइंटेड लेक्चरर इन इंग्लिश में, पीएससी पब्लिक. तो फादर ने कहा नहीं हमारा बेसिक एम है, हमारे घर का बेसिक एम है एजुकेशन, तुम इसमें मत जाओ. तो मैंने वो ड्रॉप किया, तो मैंने ज्वाइन किया द फील्ड ऑफ एजुकेशन. इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में. और जैसे एक बात मैं अर्ज करूं सर, अगर बच्चा कहीं पे गलती कर रहा है तो सबसे पहले उससे पूछा जा रहा है ये किस स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, इसको किसने पढ़ाया. तो उस्ताद का नाम पहले लिया जा रहा है, उसके बाद उसके पेरेंट्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं लोग. बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है सोसाइटी में, समाज में. एक उस्ताद की ये तरबियत गाह होती है, एक तालीम के साथ तरबियत गाह. एक उस्ताद 2 काम करता है, वो नरिश भी करता है इसको एकेडमिकली, वो नरिश भी करता है. नरिश मींस ही गिव्स प्रॉपर सराउंडिंग्स, फेवरेबल सराउंडिंग्स टू हिम. और नरिश करता है कि एजुकेशन का एक सपून देता है. एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ न्यू आइडियाज ऑफ एजुकेशन आर बीइंग डिलीवर्ड टू द चाइल्ड. दिस कॉल्ड नर्शिंग. नर्सर कहता है कि एक अच्छा माहौल भी देता है. मैंने कहा ना ये क्लोजनेस, ये अच्छा माहौल है, दिस कॉल्ड नर्चरिंग. कितना अहम रोल है एक उस्ताद का, बहुत ही अहम रोल है उस्ताद का. एंड उस्ताद को चाहे मेरे हिसाब से कि उसको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अपनी पर्सनैलिटी में, मैं क्या हूँ. क्योंकि सबसे बड़ा प्रोफेशन मैंने देखा है, दिस द बेस्ट प्रोफेशन इन लाइफ. इतनी सेटिस्फेक्शन है इसमें, इतना सुकून है इसमें कि, लेकिन इफ ही डिलीवर्स वेल, बट इफ ही इज ए बिजनेसमैन then it is a flop show.
teaching is a flop should then. He should be purely a teacher from the core of his heart. He should be emotionally, he should be ethically, he should be a teacher. Morally, he should be a teacher. But he should not have two sailing in two boats. जो दो बोटों में सेल करता है ना, घूमता है समंदर में, वो he gets drowned. सेम होता है कुछ उस्तादों का जो दो बोटों पर सेल करते हैं. बिजनेसमैन भी है और ये काम भी करता है. He will finally drown और पूरा एजुकेशन सिस्टम इससे खराब हो जाता है. Therefore, while selecting a teacher, गवर्नमेंट को चाहिए पॉलिसी होनी चाहिए. There should be a concrete policy to select a teacher. There should be concrete policies. ये फाइनल चॉइस नहीं होती जॉब की. कोई जॉब नहीं मिला हो तो फिर मैं मास्टर बनूंगा ना. He will do nothing at all. He should be by conviction he should become a teacher. Conviction होना चाहिए उसका. By ideology की नहीं. सबसे बड़ा प्रोफेशन जो है ये है. उस्ताद एक सबसे बड़ा प्रोफेशन. To be a teacher is the best profession. ये इसके दिल में होना चाहिए all time. But it is not that. It is not that nowadays. मैं सहमत हूँ, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि एक बिजनेसमैन एजुकेशनिस्ट नहीं हो सकता. नहीं, हाँ, how can he be? टीचर नहीं हो सकता है, लेक्चरर नहीं हो सकता. Never. Because उसकी दिमाग में एक स्टैगरिंग होगी, एक डाइग्रेशन होगा. Digression is not in teaching profession. It should be confined to a particular thing. अगर डाइग्रेशन होगा, डिवाइड होगा माइंड, then he can't be a teacher at all. यानी कि यहाँ पे कहने का मकसद है कि एक बिजनेसमैन ताजिर ही हो सकता है, ताजिर हो सकता है, बिजनेसमैन ही हो सकता है, टीचर नहीं हो सकता है. Exactly. वो एजुकेशनिस्ट भी नहीं हो सकता है. वो बच्चों को कुछ दे नहीं सकता है. लेकिन जहां तक मेरा वो लेने वाला है, देने वाला कुछ. जहां तक मेरा तजुर्बा है चीफ एजुकेशन ऑफिसर, आई वर्क इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स. आई हैव बीन सीईओ फॉर 8 डिस्ट्रिक्ट्स. कोपवारा में मैंने काम किया, बारामूला में मैंने काम किया, श्रीनगर में मैंने काम किया. आई वर्क इन गांधरबल, आई वर्क इन डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, एंड फाइनली लास्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग फॉर मी और आई वर्क फॉर 2 years फॉर डिस्ट्रिक्ट बड़गांव. मैं समझ रहा हूँ कि हौच पौच हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है. मैं इसको एलाबोरेट नहीं करूँगा इस वक्त, पर बहुत गलत हो रहा है. अब नई गवर्नमेंट आई, एलजी की गवर्नमेंट आई है, थिंग्स आर चेंजिंग नाउ. बहुत तब्दीली आ रही है आजकल अकाउंटेबिलिटी है. आजकल टारगेट है टीचर का, ये एक एरिया कंप्लीट करो. टास्क दिया जा रहा है. He is under scanner nowadays. A teacher is under scanner nowadays. And if he digress from that very profession, he has to face the consequences nowadays. But there are very very good teachers. हमारे कुछ बहुत ही अच्छे टीचर हैं, कुछ बहुत ही उनका भी बहुत ही योगदान है एजुकेशन सेटअप को स्ट्रांग बनाने के लिए. उनका बहुत ही योगदान है, बहुत ही कंट्रीब्यूशन. अच्छा रूप साहब, आपने एक लंबा अरसा 20-30 साल आपने एजुकेशन में दिए हैं. क्यों लोग शिकायत कर रहे हैं उस्तादों की? किसी स्कूल का रिजल्ट, सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, जीरो आ रहा है. किसी स्कूल का रिजल्ट, चीफ एजुकेशन ऑफिसर रहे हैं, यानी कि चीफ एजुकेशनिस्ट रहे हैं, ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट बारामूला के या डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के या श्रीनगर में. लॉन्ग सर्विस है मेरी. लॉन्ग सर्विस है. आई हैव बीन द लॉन्गेस्ट सीईओ. बहुत जगहों पर 9 साल काम किया. मैं लॉन्गेस्ट रह चुका हूँ. बहुत जगहों पे आपने ड्यूटियां दी है. तो ये जब जीरो आप सुन रहे हैं किसी स्कूल का रिजल्ट, में अभी उड़ी में गया हूँ, या अभी बारामूला की एक बात है, एक स्कूल पिछले साल रिजल्ट आया है, जीरो एक स्कूल का आया है. या उड़ी की मैं बात करूं, एक वहाँ गुहालन एक जगह है, 4 टीचर है और 250-300 बच्चे हैं. और वो भी कह रहे हैं कि कभी टीचर की मर्जी आए, नहीं आए तो नहीं आए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. और 6 लगे हैं ड्यूटी पर, 2 एब्सेंट ही रहते हैं. जब वो 2 आ जाते हैं फिर 2 लीव पर चले जाते हैं. अच्छा, ऐसा माहौल है. जब आप ये सुन रहे हैं कि, तो आपको आपका जो जज्बा है, जो आपके जज्बात है,
جو آپ کا دل ہے، جیسے کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کتنا افسوس ہو رہا ہے کہ بچوں کے لیول پر بچوں کو پڑھانا ہے، ایک استاد کا کام ہے، یہ تربیت گاہ ہے، ٹریننگ ہے بچوں کو دینی ہے. ایک سوسائٹی کو میں جو لوگ آئیں گے وہ باضابطہ ایسے لوگ آئیں گے جو باضابطہ ان تربیت گاہوں سے نکل کر آ رہے ہیں، جو انجینئر بنتے ہیں، پھر ڈاکٹر بنتے ہیں. ان کو اخلاقی تعلیم وہاں پہ دی جا رہی ہے، ان کو یہ فزیکل تعلیم وہاں پہ دی جا رہی ہے، اٹھنا بیٹھنا آگے جانا کس طرح، پائلٹ بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، بڑے بڑے آفیسر بن جاتے ہیں. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے جب آپ نے ایک لمبا عرصہ دی ہے اور چیف ایجوکیشن افسر بھی رہے ہیں 9 سال، جب آپ یہ سن رہے ہیں کہ فلانی جگہ پہ استانیہ یہ کر رہی ہے، فلاں جگہ پہ رزلٹ 0 آ رہا ہے، تو آپ دل پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ It bleeds me. It bleeds me and I get very much tearish جب میں سنتا ہوں کہ 10 ہی بچے تھے، 8 ٹیچر تھے، رزلٹ نکلا ہے 0. It is too shocking. سوسائٹی کے لیے شاکنگ ہے. میرے خیال میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایجوکیشن پالیسی نیڈس اے ریفارمیشن ناؤ. ٹائم ہیز کم ناؤ. وقت آ چکا ہے کہ ایجوکیشن پالیسی کو اوور آل ریفارم کیجیے. ریفارمیشن از مسٹ ناؤ. اور ٹارگیٹ باؤنڈ ہونا چاہیے کہ اگر ایک ٹیچر کو ایک سلیبس دیا جاتا ہے کہ اتنا آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے ود اے پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم، اور اتنے بچے آپ کے ان میں امپرومنٹ ہونی چاہیے. ٹارگیٹ شوڈ بی گیون ٹو دا ریسپیکٹو ٹیچر. ٹارگیٹ از ویری امپورٹنٹ. جیسے بینک میں ہوتا ہے ٹارگیٹ. بالکل. ایک بینک مینیجر کہتا ہے کہ اتنا ٹارگیٹ آپ کو یہ کمپلیٹ کرنا ہے بائی دا اینڈ آف دس ایئر. یہی ٹارگیٹ ایجوکیشن سسٹم میں بھی ہونا چاہیے. نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ 40 سال پہلے یہی ڈپارٹمنٹ تھا ایجوکیشن سسٹم ڈسٹرکٹ کا، ایک ہی افسر تھا، ایک ہی زیڈے ہوتا تھا زون میں. لیکن آج ایک ہی زون کے 400-500 اسکول بن چکے ہیں. There is only one officer. One officer cannot have command over the whole 500 schools here. CO کے پاس ہوتے 18-20 اسکول. He can't control all the schools at all. It is not possible at all. Humanly نہیں possible ہے یہ. اس لیے there should be more officers. زون میں ایک زون ایجوکیشن آفیسر کام نہیں کر سکتا ہے. جب آفیسر زیادہ ہو جائے گی، مانیٹرنگ ہو جائے گی، اسکولوں کی مانیٹرنگ جب ہو جائے گی، اسکول کا چیک کیا جائے گا لگاتار. کلیئر؟ تو دیز لیپسز جو ہے، جو کمزوریاں ہیں ہم پائے جاتے ہیں ان اسکولوں میں، کلاس روموں میں، تو دے کین گیٹ اوور کم. ان پر کنٹرول ہو سکتا ہے. یہ سرکار کا کام ہے. سرکار ابھی تک کوئی ریفارمیشن نہیں. ابھی تک کوئی، صرف ہم نے اسکول اوپن کیے ہیں. اوپن دا اسکولز، کیونکہ سروا شکشا ابھیان میں جو ہماری نئی اسکیم تھی 2002 سے جو لانچ کی گئی، اس کا نام تھا روشنی اسکیم. اس کے بعد سمگرا، آج کل اس کا نام ہے سمگرا. انہوں نے ایک چیز کیا، گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک چیز کیا ہے، انہوں نے ایکسیسیبلٹی، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکسیسیبلٹی، پہنچ. یعنی اگر ایک بچے کو 10 کلومیٹر جانا پڑتا تھا تعلیم کے لیے، ود ان 1.5 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر پر اس کے لیے ایک اسکول اسٹیبلش کیا گیا. ریچ اس کی پہنچ میں، یعنی وہ اسکول جا سکتا ہے، مارننگ میں جا سکتا ہے. اس کے علاوہ مڈ ڈے میل، مفت کھانا دیا جاتا ہے، فری بکس دیا جاتا ہے، فری یونیفارم از گیون، ایوری تھنگ از گیون ویل بائی دا گورنمنٹ. از ناٹ فیلر دیئر. گورنمنٹ آف انڈیا سے جتنا پیسہ آ چکا ہے، پلنٹی آف منی ہیز کم، ایمپل منی آیا، بہت پیسہ آیا یہاں، اونلی فار دا بینیفٹ آف دا چائلڈ. اسکول کھولا گیا، ٹیچرس ریکروٹ کیے گئے ہیں. دا اونلی تھنگ از دیٹ ٹارگیٹ از ناٹ اسپیسیفائڈ. بھائی ایک استاد کو کیا کرنا چاہیے، یہ مانیٹرنگ کیسے کی جائے گی. مانیٹرنگ از ویری امپورٹنٹ. جب تک مانیٹرنگ ہو جائے گی، مول پتر بچس تو کتاب چلو ٹھیک. سیم از دا کیس ان دس. بالکل سر، آپ کی بات مانیٹرنگ میں مسنگ ہے. مانیٹرنگ مسنگ ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ سرکار کو اکاؤنٹیبل ڈپارٹمنٹ کو بنانا ہے. یہ سرکار کا کام ہے، یہ سرکار کا کام، یہ سرکار کا، ہمارا نہیں. مگر ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہمارا کریکٹر ہے، جیسے آپ اپنے کریکٹر کی بات کریں، جو آپ کا جذبہ ہے دل میں، بچوں کو پڑھانا، ان کو تربیت دینا، اس لیول پہ جانا، بچوں کے ساتھ بچہ ہی بننا، اور ایک تربیت گاہ سے ایسے لوگوں کو، ایسے بچوں کو سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو پروڈیوس کرنا. ٹیچر کے پاس انٹیگریٹی آف کریکٹر ہماری بھی ذمہ داری ہے. انٹیگریٹی آف کریکٹر از دا فنڈامنٹل پرسنالٹی آف اے ٹیچر، فنڈامنٹل ٹریٹ آف اے ٹیچر. کریکٹرسٹک ایک استاد کی ہونا چاہیے. شوڈ ہیو انٹیگریٹی آف کریکٹر. یہ بھی ہمارا تو کام ہے. برابر انٹیگریٹی آف کریکٹر. بالکل. سر سید احمد خان نے علی گڑھ سے جب پہلا کلاس لیا، وہ اوپن میں لے لیا اس کو، لیکن اس کی جو ڈیڈیکیشن تھی، that small school bloomed into
यूनिवर्सिटी, थर्ड रैंक पर है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इस वक्त. इट्स बिकॉज ऑफ द डेडिकेशन ऑफ टीचर. वहाँ के जो प्रोफेसर है ना, उनमें इतनी डेडिकेशन है, यू कैन इमेजिन. मैंने कहा ना, एचओडी आतवार के दिन हमारा क्लास पढ़ा रहा था. क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आतवार दोपहर पढ़ने का टीचर क्लास करोगे? क्या यहाँ ऐसा होता है? There's a problem. There's an integrity problem basically. Unless and until we rectify our integrity, make it very sound, accurate and sound and concrete, तभी तो चेंज आ सकती है. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. चेंज जोर जबरदस्ती नहीं आ सकता, बाय फोर्स चेंज नहीं आ सकती. चेंज आपके विदन में होनी चाहिए. बिल्कुल सर. आपके अंदर के रूह में, अंदर के सोल में, जो आपका रूह है, उसमें अगर चेंज आ सकती है ना, देन ओपन फील्ड में, जो क्लासरूम आपका ओपन फील्ड है, जो आपको काम करना है बेसिकली, आपकी लेबोरेटरी है बेसिकली, और बच्चा आपको एक्सपेरिमेंट करना है बच्चे पर ही बेसिकली, तभी चेंज आ सकती है जब आप में इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर हो. बिल्कुल. इफ दिस इज मिसिंग, अगर ये मिसिंग होगा, देन इट्स ए फ्लॉप शो. मैं बार बार कह रहा हूँ, देन टू बी ए टीचर इज ए फ्लॉप शो. जिस कैरेक्टर की आप बात कर रहे हैं, मुझे इसके साथ बराबर इत्तेफाक है. हम भी जिम्मेदार है. हम भी जिम्मेदार है. जो कोई स्ट्रेंज और दुख भरी बात बता रहा हूँ कि 2018 में हमने एक सर्वे की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसको कहते हैं NAS, नेशनल एकेडमिक सर्वे. ये 8th क्लास के बच्चों को फ्रॉम 5th से 8th क्लास तक, और सेकेंडरी का अलग, 9th 10th का अलग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कूल एग्जामिनेशन किया है यहाँ. तो सुपरवाइजर जो थे, सुपरवाइजर्स वो हमारे नहीं थे, लोकल स्कूल के नहीं थे. उन्हें हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 200 स्कूल ले लिए, ओवरऑल इन ऑल कश्मीर. जब इसका रिजल्ट निकल गया, रिजल्ट 8th क्लास स्टूडेंट 45% हमारे कश्मीर में, 45% जो लोग हैं 8th क्लास में जो बच्चे थे, दे वर अनएबल टू रीड. दिस वेरी स्ट्रेंज पॉइंट, वेरी शॉकिंग. NAS का जो NAS, नेशनल एकेडमिक सर्वे, उसका रिजल्ट जब 2018 में, जब मैं सर्विस में कर रहा था 19 में, 18 में, इसी साल में हुई, तो इसमें निकला कि 45% ऑफ द चिल्ड्रन in Kashmir Valley, in all districts, are unable even to read their English book. Mathematics was too shambling. Mathematics की जो पिक्चर थी, too gruesome, बहुत खतरनाक पिक्चर थी. So what was the आउटपुट क्या था? हमने कितनी सैलरी दे दी और कितना वापस रिटर्न क्या? There's a big gap. रिटर्न क्या? This gap is जो widening gap है, उस गैप को ओवरकम करना है. गवर्नमेंट को इस चीज को देखना पड़ेगा कि ये रिजल्ट क्या निकला हमारा, तो इसका आउटकम क्या, हम कितना सैलरी देते हैं, कितना हासिल करते हैं इस चीज का. टू टीयरिश, बहुत सैड हुआ मैं उस दिन की जब मैंने रिजल्ट देखा. बिल्कुल सही बात है. मेरा भी एक उस्ताद रहा है, पंडित जिया लाल लालड़ का, वो मैथमेटिक्स टीचर था यहाँ हाई स्कूल. नंदलाल से मैंने पढ़ा है. नंदलाल दिलीना का, वो रजी साहब था, उनसे भी मैंने पढ़ा. मैं जिया लाल की बात कर रहा हूँ, अल्लाह उसको स्वर्ग में जगह दे. वो मैथमेटिक्स टीचर था. वो इतनी आजिजी से, इतनी इनकसारी से बच्चों के पैर पकड़कर वो बोल रहा था, मुझ पर एहसान करो, मुझ पर एहसान करो. ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपको अपने बाप की कसम, माँ की कसम, कल मुझे ये करके. How appealing he was. कितना अपील थी उसमें. बच्चों को वो पैर पकड़ के बोल रहा था. This is to be noted. बच्चों को वो पैर पकड़ के बोल रहा था, आपको माँ की कसम, बाप की कसम, मेरी कसम, मैं आपका नौकर हूँ, कल जो ये मैं दिखा रहा हूँ, कल ये करके आना. बराबर. Exactly. ये अपील थी उसकी. अपील थी. और हुआ ऐसा कि उसके सब्जेक्ट में कोई फेल ही नहीं हो रहा. How could they fail? और इतना उसका रेस्पेक्ट स्टूडेंट्स में था, सब कह रहे जिया लाल है. मैंने भी सुना उनका नाम, मैंने भी जिया लाल है. ये अभी मेरे दिल में बराबर याद है. Why not? डीप रूट है आपके दिल में. टीचरों को मैं नहीं देखता हूँ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपको टीचरों से कोई शिकायत नहीं है, शिकवा नहीं है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई, उनको जो मुआवजा मिला उसके बराबर उन्होंने काम दिया, उन्होंने प्रोडक्शन दी है.
बराबर सही. आपको कोई शिकायत नहीं? No, I don't have any grievance. है ना? अच्छा, फिर प्राइवेट सिस्टम आ गया तालीम में. इसकी भी जिम्मेदारी हमारी है कि हमने जो कोशिश की है, जो एजुकेशनल सिस्टम है गवर्नमेंट जो चला रही है, उसको फेल करने की, उसको ये डिरेल करने की हमने कोशिश की है, और इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं. तो ये तो हमने मौका दिया है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को आगे आने का, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का, जहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइज स्टार्ट हुआ, ऑटोमेटिकली स्टार्ट. प्राइवेट एंटरप्राइज Otherwise नहीं होता. एंटरप्रेन्योर्स आए वो मैदान में प्राइवेट आए. सही. तो अब फिर हुआ क्या, जो बच्चा, जिस बच्चे का खर्चा साल भर का 500 रुपए था या 400 रुपए था, उसी बच्चा का खर्चा साल भर का 50,000 हुआ, 1 लाख बन गया. कैप्टेशन फीस, बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन हुए हैं, और हुए किनके? हुए मेरे बच्चों के, जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ दूसरों के, और अपनों को कहाँ भेज रहा हूँ? प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि सैलरी मेरी बहुत, सैलरी मेरी बहुत, जो मेरी सैलरी है उसके बराबर मैं रिटर्न नहीं दे रहा हूँ, और पूछने वाला कोई नहीं. अकाउंटेबल मैंने कहा ना, मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी आर बिल्कुल प्राइम थिंग्स. मुझे आपसे बिल्कुल इत्तेफाक है, और यही वजह है, मैं समझता हूँ यही वजह है कि प्राइवेट एजुकेशनल जो सिस्टम है यहाँ पे खड़ा हुआ है तो हर जगह पे हुआ है, हर जगह पे है, तो हर जगह पे हुआ है. मगर देखने वाली बात है, दिल्ली में भी हुआ है, दिल्ली में भी हुआ. वहां पे अब केजरीवाल जैसे सीएम आ गए हैं, There is a sea change now, big changes now. किस तरह से इसको रिफॉर्म किया है, Reformation, चेंज किया है इसको, सिस्टम को. और नंबर 1 एजुकेशनल सिस्टम अब दिल्ली का माना जा रहा है इंडिया में. मैंने चोरू साहब से बात की है परसों, पिछले एक इंटरव्यू में मैंने चोरू साहब से बात की है, तो चोरू साहब चेयरमैन रहे हैं बोर्ड ऑफ एजुकेशन के. यस, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी. लंदन गए हैं वो, लंदन की बात उन्होंने की है, और वो कह रहे हैं कि मैंने वहाँ प्राइवेट स्कूल भी देखे हैं और गवर्नमेंट स्कूल भी देखे हैं, और मैंने ये पाया है जो बेहतर स्कूल वहाँ पे है, जो सबसे एक्सीलेंट स्कूल वहाँ पे है, वो गवर्नमेंट स्कूल. गवर्नमेंट एंटरप्राइज ज्यादा अच्छा है वो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है. गवर्नमेंट. अब आपसे रूप साहब हम ये मशवरा लेना चाहते हैं कि अब क्या किया जाए, किस तरह से इसको रिफॉर्म किया जाए हम, ताकि ग्रास रूट लेवल से ही इसका चेंज होना चाहिए, टॉप टू बॉटम तक होना चाहिए. सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो इस डिपार्टमेंट में ये है कि डायरेक्टर लेवल का जो पोस्ट है वो एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं आता है. He doesn't come from the background of education. He is a case officer basically. अच्छा. If somebody does KS or IAS, he is not an education at all. अगर from the bottom से ही किसी अच्छे एजुकेशन को डायरेक्टर बना दिया जाए, वो अंडरस्टैंड डीप रूटेड हो जाएगा इस एजुकेशन सिनेरियो में, इस पूरे पिक्चर में, इस पूरे तस्वीर को समझेगा. He will analyze it deeply. वो डायग्नोस करेगा इस एजुकेशन पैटर्न का, वो इसके लैप्सेस भी देखेगा, इसकी पॉजिटिव पॉइंट भी देखेगा, फिर वो एक स्ट्रेटजी फॉर्मूला देगा. उस फॉर्मूला से एक रिफॉर्मेशन आ सकती है. पहली गलती गवर्नमेंट की यह है कि हमारे जो बड़े अफसर अप टू डायरेक्टरेट लेवल, एक जमाने में था डायरेक्टर एजुकेशन का ही, काजमी साहब था, ही वाज फ्रॉम एजुकेशन. फिर ज्यादा अली मोहम्मद था, बड़ा प्रोफेसर था इंग्लिश का, वो एक जमाने में अनंतनाग का रहने वाला था. ही वाज आल्सो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, बट बॉटम था उसका एजुकेशन का. इसके बाद चेंज आई गवर्नमेंट ने डायरेक्टली केस ऑफिसरों को बनाया डायरेक्टर स्कूल में. दे कांट कंप्रेहेंड व्हाट एजुकेशन मीन्स. शॉर्ट में बताऊंगा, आई एम वेरी ओपन. एजुकेशन क्या है, एक केस ऑफिसर को ये बात समझ नहीं पाएगा. ही कांट प्लम्ब वेरी डीप इनटू एजुकेशन. एजुकेशन है क्या, इसमें पल्स क्या है इसका, इसमें कहाँ पर चेंज आ सकती है, कैसे इसको रिफॉर्म कर सकता है, वो एक वही आदमी बता सकता है जो इस फील्ड में 30 साल 20 साल रह चुका हो. बहुत ही जरूरी है. अब किसी भी आदमी से पूछिए, he will tell you कि there should be a man from education as up to director school education. और पॉलिसी मेकिंग में वही आदमी होना चाहिए, सीओज होनी चाहिए, जेडओज होनी चाहिए, और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो एजुकेशन से बैकग्राउंड होना चाहिए वो. देन पॉलिसी शुड बी डिवाइज्ड. एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए पॉलिसी शुड बी डिवाइज्ड. Then such policies can be very good policies.
नंबर 2 पॉइंट, सियासी इन्फ्लक्स एजुकेशन में नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो इन्फ्लक्स ऑफ पॉलिटिक्स इन एजुकेशन. जैसे 12 सालों में मैंने जो महसूस किया कि हाउ पॉलिटिकल पंडित रादर पॉलिटिकल स्टॉल वाटर्स वो कैसी कितनी मुदाखलत करते हैं इसमें. अगर मैं कुछ वाक़ात आपको बताऊंगा, यू विल शिवर. जो मैंने देखा है सियासी लोग कैसे मुदाखलत करते हैं, कैसे जो टीचर होती है उसको कैसे नहीं, ये स्कूल में नहीं पढ़ाई, उसको डिप्लॉय करो कहीं पर रखो आराम, वो सोएगी वहां, वो सोएगा वहां, वो अपना कारोबार करेगा वहां. जो मैंने देखा है कि व्हाट पॉलिटिशियन डू, हाउ दे शेटर द एजुकेशन कैसे वो शेटर करते हैं, तबाह करते हैं. सीईओ का कोई रोल नहीं रहता है. फिर सीईओ क्या चीज लाएगी बाद में, जब सीईओ के पर काट लिए जाते हैं तो ही कांट डू एनीथिंग एट ऑल. ये मेरा जाती तजुर्बा है, पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जब तक इस डिपार्टमेंट को डिलिंक किया जाएगा फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लक्स, इसमें चेंज नहीं आ सकती है. 1 पॉइंट, ऑफिसर्स फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट की होनी चाहिए ओनली. देयर शुड बी नो केस ऑफिसर एज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, नो, नन. 2 का होना बहुत जरूरी. डायरेक्टर शुड बी फ्रॉम एजुकेशन, clear, and there should be no influx, meddling, intervention of politicians in the field of education. It should be kept free. तब ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है, चेंज हो सकती है. आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक. मैं बहुत ही यकीन के साथ कह सकता हूँ चेंज आ सकती है. ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है. अदरवाइज चेंज नहीं आ सकती है. 3 पॉइंट. 3rd पॉइंट, इंटीग्रिटी ऑफ टीचर. 4th पॉइंट, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे स्कूल का उनको भी चेंज करना पड़ेगा. मैं फॉर एग्जाम्पल 3 कमरों में मिडिल स्कूल चल रहा है. हाउ कैन इट रन, कैसे रन कर सकता है? 200 बच्चे 3 कमरों में, कहाँ लेबोरेटरी है, कहाँ प्रिंसिपल बैठेगा, कहाँ हेडमास्टर बैठेगा, कहाँ साइंस पढ़ाएंगे, कहाँ मैथ पढ़ाएंगे? नॉनसेंस स्टोरी, नॉनसेंस सीन में लगता है, नॉनसेंस सीन में. हर एरिया क्लस्टर में 2-3 अच्छी मिडिल स्कूल होनी चाहिए कम से कम, अच्छे हाई स्कूल होनी चाहिए कम से कम. शेडो में बच्चे पढ़ रहे. मैं गांधरबल में सीईओ था, टीम के शेडो में वो स्कूल चल रहा था. वो काम फिर मैंने उनको बिल्डिंग दिलाई जब मैं सीईओ बन गया. शेड में 300 बॉयज, जो सोनमुर्ग रोड पर जाती थी, सोनमुर्ग है ना वहाँ, तो शेड पर साइड में तो मीडिया वाले उस वक्त मेरे पास आए तो मैंने बहुत खुशी, मैंने बिल्डिंग दे दी, वो भी 5 रूम वाली. 5 रूम में 200 बच्चे कहाँ पढ़ सकते हैं? मेरा क्या 500 बच्चे पढ़ सकते हैं 2 कमरों में, 4 कमरों में, 5 कमरों में? तो दे आर नॉट. स्कूल शुड बी फैबुलस, अट्रैक्टिव होना चाहिए, श्योर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, कशिश होनी चाहिए स्कूल के स्ट्रक्चर में, कशिश होनी चाहिए, तभी बच्चे को अट्रैक्ट. वाई हमारा बच्चा क्यों प्राइवेट स्कूल में जाता है? क्योंकि स्ट्रक्चर वहाँ अच्छा है, फैबुलस स्ट्रक्चर इज देयर. वहाँ अलग लेबोरेटरी होती है, वहाँ अलग प्लेग्राउंड होता है, वहाँ रिक्रेशन रूम होता है, वहाँ मैथमेटिक्स लैब होती है, वहाँ साइंस लैब होती है, केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग. कहाँ है हमारे गवर्नमेंट स्कूल में वो चीज़? गवर्नमेंट इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देती, उनको देना चाहिए इस चीज़ की तरफ. प्राइमरी चीज है कि स्कूल का एटमॉस्फेयर, फिजिकल एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा होना चाहिए. गुड टीचर्स, फिजिकल एटमॉस्फेयर. बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं जाएंगे फिर, आई एम श्योर अबाउट इट. और उनको अट्रैक्शन मिलेगी अपने ही गवर्नमेंट स्कूल. बुनियादी प्रॉब्लम वहां भी है, दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम देयर. कैसे वो टाट पर बैठेगा वहां? आजकल के बच्चे में टेस्ट है. आजकल जो बच्चा पैदा होता है इसके टेस्ट से, हम जैसे बच्चे नहीं कि खुर वो रेस पकाए, नेकेड फुट हम चल रहे थे. आजकल के बच्चे में टेस्ट है ना, हाई टेस्ट. स्कूल भी एक हाई टेस्ट वाला स्कूल होना चाहिए. आपको लग रहा है ऐसा? यहाँ पर ये प्रॉब्लम. अब जुगदा के मिडिल स्कूल को टच कीजिए, प्राइमरी स्कूल को देखिए आप, रेंटेड बिल्डिंगों में स्कूल चल रहे हैं. रेंटेड बिल्डिंग, 2 कमरे, एक हट में. मैंने एक बड़गांव में स्कूल को देखा, एक गांव में मैंने देखा, कुछ ना गाँव होना, कुछ पेटोस पर चला इस मिडिल स्कूल था. वो हाईलाइट हुआ बहुत है, लेकिन कहां से लाती? रिवेम करना चाहिए, इस चीज को रिवेम करना चाहिए. गवर्नमेंट को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रिवेम करना चाहिए. आजकल कंप्यूटर का दौर है. देयर शुड बी आईसीटी लैब्स इन एवरी मिडिल स्कूल नाउअडेज. आज कंप्यूटर का दौर है. आज वो आदमी इलिटरेट है जिसने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है. तो हमारे 5th में, 6th में, 8th तक हमारे बच्चों को कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं, नो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स. थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं. वही कंप्यूटर तो प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं हम. प्रैक्टिकल जब कंप्यूटर देखेंगे सामने, स्कूल लैपटॉप रखेंगे, डेस्कटॉप रखेंगे, तभी तो कंप्यूटर सीखेगा ना. फिर खैर किताब हाउस,
خیالی کتاب سے وہ کلیئر، بیکاز کمپیوٹر سے پریکٹیکل ریالٹی، جیسے ہمارے پاس موبائل ہے، اسے پریکٹیکل ریالٹی ہے. یہ کمی ہے نا، یہ سب سے بڑی کمی یہ ہے. لیونگ انٹیگریٹی آف کریکٹر ٹیچر میں ایک انٹیگریٹی آف کریکٹر وہ بھی کمی ہے، لیکن یہ بھی کمی ہے نا. ہر چیز کو بیلنس کرنا چاہیے. جب اکویٹ کریں گے نا اس چیز کو، جیسے آپ کا کیجریوال کی بات بتا رہے ہیں، اسے تو اکویٹ کیا نا، ہی چینج دا ایٹماسفیئر آف دا اسکول فرسٹ، آٹومیٹکلی ڈیڈیکیشن امنگ دا ٹیچرز کیم دا نیکسٹ. ہر بچہ تو پرائیویٹ اسکول میں نہیں جائے گا نا. ہر گاؤں میں جو بھی اسکول ہے، آپ غور سے ان اسکول کو دیکھیے کیا کیا پرائیورٹیز ہیں، کیا کیا ڈفیکلٹیز ہیں. نو لینڈ ٹو پلے، نہ انڈور گیمز نہ آؤٹ ڈور گیمز. دے کانٹ پلے، دے اگنور بوتھ دا گیمز، نیدر انڈور گیمز نور آؤٹ ڈور گیمز. اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہوا ہے، اتنا ایکسپینڈ ہوا ہے. ہم کہتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں 2,000-3,000 اسکول ہیں، بٹ واٹ آر دا ریئل اسکولز؟ فنکشنل اسکولز. میں کہتا ہوں فنکشنل اسکول ہونا چاہیے. ایک ایسا اسپرٹفل جوش، جس میں جوش ہو اس اسکول میں. کہاں پر ہے وہ؟ اٹ از نو ویئر. اب ہماری سائر سنگھ کو دیکھیے، از اٹ اے فٹ پلیس؟ It's a fit place in government has so far. No, it's not a fit place at all. No, sir. Priorities are not given on these things. Priority should be given on these things first. بیسک ہے Total. جس کی بالکل There should be metamorphosis. پورا radically change ہونا چاہیے. پھر change آ سکتی ہے سمجھ میں. Principal ہوتا ہے، جس کے پاس CEO بنتا ہے، اس کے پاس کتنا تجربہ ہوتا ہے. رائٹ سر. A lot of experience. He can deliver, he can understand the things very well, and he can find out, he can become a troubleshooter. میں کہتا ہوں troubleshooter. Trouble کو وہ shoot کرے گا. But his base should be education. ایجوکیشن. اب وہاں سے کوئی آدمی کو لائیں گے جس نے 2 سال دیا ویٹرنری ڈپارٹمنٹ میں، کس نے دے دیا ٹوریزم میں، اور ٹوریزم کو لاتے ہیں ڈائریکٹر کالج کے. دس از اے ویری ریڈیکولس فنی اسٹیٹ. اٹ از اے لافنگ اسٹف. میں نہیں سمجھتا اٹ از اے گڈ تھنگ. یہ تجربہ میں کہہ رہا ہوں. نہیں بالکل تجربہ میں نے دیکھا ہے. پریکٹیکل بات آپ جو کہہ رہے ہیں، گراؤنڈ سچویشن یہی ہے. گراؤنڈ سچویشن یہی ہے کہ اگر ایک ایسے آدمی کو کہا جائے کہ آپ جا کر کے بلڈنگ بنائیں جس کا تجربہ ہی نہ ہو بلڈنگ بنانے کا، جیسے کہ ہم مستری کی بات کریں گے، کیا بنائے گا؟ ایک انجینئر تبھی انجینئر بنتا ہے جب اس نے انجینئرنگ پڑھی ہوگی، اور پھر فیلڈ میں آ جائے، پریکٹیکل فیلڈ میں آ جائے. تو جہاں پہ اس کی غلطی ہو جاتی ہے تو وہاں ریکٹیفائی اس کو مستری کرتا ہے، مستری اس کو گائیڈنس کر رہا ہے. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا اس چیز کو. ایوری ایئر ہر ڈسٹرکٹ کی ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے. گورنمنٹ آف انڈیا سے پیسہ آتا ہے. ہر ڈسٹرکٹ میں تقریباً 20-30 لاکھ روپے، 40 لاکھ روپے تک ہم ٹیچر کو ٹریننگ دیتے ہیں. ہر ٹیچر کو میتھمیٹکس ٹریننگ 8 days، انگلش میں 8 days، میتھمیٹکس میں 8 days. ٹریننگ سلسلہ پچھلے 15 سال سے کنٹینیو ہے. سوال ہوتا ہے میں ٹرین ہوا، ٹرینر وہاں آیا، اس نے مجھے نئے کنسپٹ دکھائے لینگویج میں، میتھمیٹکس میں نئے کنسپٹ. سو آئی ایم دس کالڈ کیپیسٹی بلڈنگ. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام. تو سو آئی ہیو ڈیولپڈ اے کیپیسٹی ناؤ. سو آئی شوڈ ٹرانسلیٹ واٹ آئی ہیو لرنڈ ان دا ٹریننگ سینٹر، ٹرانسلیٹ اٹ انٹو دا کلاس روم سچویشن. There is a gap. It is not translated there. اب کون مانیٹر کرے گا اس چیز کو کہ یہ ٹریننگ کا جو ٹریننگ اس نے وہاں کی ہے، کیا اس نے ان آئیڈیاز کو ٹرانسلیٹ کیا کلاس روم سچویشن میں یا نہیں کیا؟ وہ کون دیکھے گا؟ اس لیے مانیٹرنگ ٹیم ہونی چاہیے، اسٹرانگ مانیٹرنگ ٹیم ٹو ایوری اسکول، ایوری لرنڈ مین. جس نے کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے نا ٹریننگ، اس آدمی کو مانیٹر کرنا چاہیے، واچ کرنا چاہیے، گارڈ کرنا چاہیے کہ بھائی اس ٹیچر نے کیا یہ ریئلی ڈیلیور کیا کلاس روم سچویشن میں یا نہیں کیا ہے. اگر نہیں کیا then he is a businessman that teacher. اگر کیا ہے then he is a real teacher. صحیح بات ہے. بالکل روف صاحب، میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں. آج بڑی بات بھی نہیں ہے کہ آج ایل جی سرکار ہے، گورنر صاحب، بڑی بات نہیں ہے آج اس کو چینج کرنا. منٹوں میں چینج کر سکتے ہیں، منٹوں میں سنگل لائن ایڈمنسٹریشن ایک بڑی بات نہیں ہے کہ چینج آ سکتی ہے اس میں، بشرط کہ اگر گورنر صاحب اس میں انٹرسٹ لیں، اس میں پوری انفارمیشن ہونی چاہیے. ہاں پوری انفارمیشن ہونی چاہیے. بالکل. اس کو ایک جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مانیٹرنگ ٹیم سیٹ اپ نہیں ہے، سیٹ اپ کرنا ہے. اور وہ جو ڈائریکٹوریٹ میں بیٹھے ہیں وہ ایجوکیسٹ نہیں ہے، ایجوکیسٹ لگانے ہیں، ایجوکیشنسٹ لگانے ہیں، تعلیمی پالیسی بنائیں گے. اور ایک
جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جو آنےسٹ امپلائی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک سکول میں ایک CCTV لگایا جائے، ہر ایک کمرے میں ایک CC کیمرہ لگایا جائے، So that teacher could be watched well. بالکل سر، Exactly, بالکل سر۔ exactly. اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بایو میٹرک کے ساتھ ساتھ GPS سسٹم لگایا جائے، ہاں yes. تاکہ اس کا پتہ چلے یہ گراؤنڈ پوزیشننگ، یہ ٹیچر سکول میں ہے، گھر میں ہے، کھیت میں ہے، روڈ میں ہے کہاں پہ؟ GPS سسٹم بھی ریسٹور کیا جائے۔ I found بایو میٹرک so many ladies teachers, they have been in Saudi Arabia. اور سیلری لے رہے ہیں یہاں سے، سیلری لے رہے تھے، سیلری لے رہے ہیں۔ میں ایسے واقعات بتاؤں گا۔ مین شیورنگ ہو جاتی ہے، کیا ہوا ہے گورنمنٹ میں، کیا ہوا ہے؟ اور تبھی تو یہ سماج برباد ہو اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، یہ ہیبیٹیشن ہے، اسکول لیس ہیبیٹیشن، یہ یہاں 40 گھر ہے، ان کو کوئی اسکول نہیں ہے۔ غور سے سنیے سر، ہم نے دو ٹیچر ریکروٹ کیے انڈر سروا شکشا ابھیان۔ اسکول ہیز ناٹ بین میڈ دیئر ایٹ آل، اسکول وہاں نہیں ہے۔ دیز ٹو ٹیچرز آر ورکنگ سم ویئر ایلس۔ یس، یہ کیا بات ہے؟ وائی ناٹ؟ اور جب ہم نے ان کو کوشش کی ان کو واپس لانے کی کہ بھئی اسی ایریا میں پڑھاؤ جہاں سے آپ کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، یو آر مینٹ فار دوز ہیبیٹیشن، دیٹ ہیبیٹیشن، ان لوگوں کے لیے، ان بچوں کے لیے آپ کو پڑھا گیا۔ دیر واز اے پولیٹیکل انٹرونشن۔ آپ کیا کر رہے ہو روپ صاحب؟ پہلے میں اسکول بنانا تھا یا پہلے ٹیچر کو اپوائنٹ کرنا تھا؟ پہلے اسکول بننا چاہیے تاکہ جونیئر سلیکٹ ہو جائیں گے، دے ول بی ریکروٹڈ ان دیٹ ویری اسکول، ایڈجسٹڈ ان دیٹ ویری اسکول۔ نہیں ہوا نا، thousands of teachers were deployed. سروا شکشا ابھیان میں thousands of teachers did not work in such habitation، ان habitation میں کام نہیں کیا بلکہ ان کو ڈپلوائے کیا گیا ہے، کیونکہ اس habitation میں سکول ہی نہیں تھا۔ سکول بنانے پڑے، سکول تو پہلے بنانا چاہیے تھا، ٹیچر کو پہلے بنائے گئے، وہ بیل میں ٹیچر بچہ آیا نہیں کوئی ان سکولوں میں، ایسے ویران پڑے ہیں، برباد پڑے ہیں۔ سکول ہی نہیں بن گیا تو ٹیچر کو ڈپلوائے کیا جب گیا، کہیں بنا وہ برباد ہے، وہ کالی ہے۔ میں آپ کو بہت سے ہیبیٹیشن دکھاؤں گا اس کشمیر میں، کیونکہ میں نے آر ڈسٹرکٹ میں کام کیا ہے۔ یہاں ایک سکول، یہاں ایک سکول، ودن 1 کلومیٹر 5 سروا شکشا ابھیان اسکولز۔ ایک ہی ایریا میں، جیسے یہ ایریا ہے، 4-5 پرائمری اسکول اوپن کیے گئے ہیں۔ اگر 3 کلومیٹر کا ڈسٹینس تھا تو 50 فٹ کے نزدیک کون سا اسکول بن گیا پھر؟ تو وائلیشن ہوئی ہے نا، یہی وائلیشن ہوئی بیسیکلی۔ پالیٹیشین کو اپنے بچوں کو اپوائنٹ کرنا تھا، ایڈجسٹ کرنا تھا، انہوں نے اسکول اوپن کیے، CO پر دباؤ ڈالا، سروا شکشا ابھیان کے ڈائریکٹر کو دباؤ ڈالا، اور ان ٹیچروں کو اپوائنٹ کیا جو ان کے ووٹرز تھے، ووٹرز تھا۔ لیکن پھر ان کو ڈپلوائے کیا کسی ایسی جگہ جہاں وہ آرام سے بیٹھے، ود ریزلٹ جو ہمارے اکیڈمک سینیریو تھی وہ فلاپ ہو گئی۔ میں نے جو ابھی کہا نا، جو ریزلٹ نیس کا جو ریزلٹ تھا 45% کیوں ہوا نقصان؟ 45% children are not able to read in the lines of English subject. وجہ یہی ہوا ہے۔ اور ایک غلطی ہوئی، آپ ایک غور سے دیکھیے، دو ایریاز میں زیادہ کمی ہے، میتھمیٹکس کی کمی زیادہ ہے کیونکہ ریکروٹمنٹ پالیسی غلط ہے۔ اگر 200 ٹیچر ہمیں ڈسٹرکٹ میں اپوائنٹ کرنے تھے، 40% ٹیچر شوڈ ہیو بین میتھمیٹکس بیک گراؤنڈ، یعنی کہ اگر ذات لگ 40 گز کم سے کم آسن کبھی نہیں ہوا، وہ کبھی نہیں ہوا، ایز آن ڈیٹ کبھی نہیں ہوا۔ جب اگر میتھ از بیس ہے، میتھمیٹکس ایک بیس ہے بیسیکلی، اگر یہ پرائمری لیول پر ٹھیک نہیں ہوا ہے، آگے یہ ڈفیکلٹی انکریز ہو جائے، اس کی گروتھ ہو جاتی ہے ڈفیکلٹی کی، اس نیگیٹو ڈفیکلٹی کی نیگیٹو جو پوائنٹ ہے، اگر ایک سماج میں میتھمیٹکس ختم ہو جائے گا دین سوسائٹی ول شرنک۔ میتھمیٹکس ہر چیز کی بیس ہے، میتھمیٹکس اینڈ انگلش لینگویج ایک بنیاد ہے گروتھ کی، ڈیولپمنٹ کی۔ اگر ان دو کی کمی ہو جائے گی پرائمری لیول پر، مڈل لیول پر، وہ سماج کبھی ابھر نہیں سکتا ہے۔ دیٹ سوسائٹی ول نیور فلرش، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہوئی مڈل اسکول میں؟ دیر از نو میتھمیٹکس ٹیچر۔ جس نے BA کیا ہے وہ میتھ بیچارہ پڑھاتا ہے، کرے گا کیا؟ اس کا بھی میتھ پڑھا، آپ کو پڑھنا ہے میتھ، پڑھانا ہے میتھ، لیکن بیسکلی ہونا چاہیے تھا نان میڈیکل کینڈیڈیٹ، BSc میتھمیٹکس ہونا چاہیے، BSc نان میڈیکل ہونا چاہیے، نہیں ہوا۔ BSc میڈیکل ہونا چاہیے، PG انگلش ہونا چاہیے، نہیں ہوا نا۔ اسی وجہ سے کمزوری کہاں پر ہے؟ کمزوری ہماری بیس لائن پر ہے۔ بیس لیول ہی سک ہے اور ماربڈ ہے،
हमारे जो बेस लेवल है ना प्राइमरी स्कूल की, दैट इज बेस लेवल ऑफ एजुकेशन, दैट इज सिक एंड मॉर्बिड. ये मैंने नोट किया है. और पॉलिसी गलत थी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी गलत थी. बिल्कुल राइट सर. अभी मैंने एक मीटिंग में मैं कमिश्नर को बोला है, मैंने अनलेस एंड अनटिल, उसे कहा मैथ की प्रॉब्लम क्या है, मंत्री था एजुकेशन का उस जमाने में, ये क्या प्रॉब्लम. मैंने कहा अब पॉलिसी गलत है रिक्रूटमेंट में. कहा क्यों. मैंने कहा जब आप 200 टीचर को अपॉइंट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का कोई नहीं होता है उसमें. आप 40% रिजर्वेशन रखिए ओनली फॉर मैथमेटिक्स टीचर्स, तो 40 जगह फिलअप हो जाएंगी डिस्ट्रिक्ट में, और एक चेंज आ सकती है मैथ. क्योंकि मैं भी कहूँ रूप साहब मैथ पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा मैथ, मेरा सब्जेक्ट कुछ और है, आपका कुछ और है. क्लियर. उसी को वो सब्जेक्ट दीजिए जो जिसको इसमें क्वालिफिकेशन है. बिल्कुल सर. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैंने देखा है, सबसे बड़ी लिमिटेशन मैंने देखी है, दैट डिपार्टमेंट इज शॉर्न ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस एंड लैंग्वेज टीचर्स. 3 की कमी मैंने देखी है. तवै गवर्नमेंट स्कूल के बचन इसलिए वो कमजोर है, सबसे बड़ी. बिल्कुल सही बात है. अभी जो आप जैसे बात कर रहे हैं कि SSA सर्व शिक्षा आज इसका नाम समग्र है, और कंपटीशन लेवल नहीं हुआ ना. और अलमिया तो ये है, उनकी ट्रांसफर नहीं हो जाती. वो 10 साल 20 साल से एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर, उनकी ट्रांसफर ही नहीं होती है. क्या आज जो PG का टीचर है वो उसका भी कंपटीशन है आगे. वो 5th क्लास के बच्चे को पहले समझता है, फिर उसका सब्जेक्ट समझना उसको कि मुझे क्या पढ़ाना है, पहले वो खुद स्टडी कर रहा है. तो 12th क्लास का जो पास टीचर है वो क्या पढ़ा सकता है. You are right, absolutely right. क्या पढ़ा आजकल के दौर में बर्बाद हुआ है ऐसे ही. when the book when the syllabus is very intricate, very difficult. आजकल के दौर का जो सिलेबस है ना, साइंस में, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, सोशल साइंस जो है एक अच्छा सब्जेक्ट है वगैरह. There is a change now. अच्छे टॉपिक, इतने बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं, फॉर दैट वी नीड गुड टीचर्स. हाँ, अब टीचर को ये है, क्योंकि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ना टीचरों को, दिस कैपेसिटी बिल्डिंग. 1 point he has to इंट्रोस्पेक्ट हिमसेल्फ अगेन. भाई मेरे पास 10+2 ओनली क्वालिफिकेशन है, मैं और पढ़ूंगा. अब अगर वो और पढ़ने की कोशिश करेगा, ही कैन बिकम ए कॉम्पिटेंट टीचर. राइट सर. ही कैन बिकम ए कॉम्पिटेंट टीचर. और मॉनिटरिंग जब होगी ना पीछे, बिल्कुल वो उसको कॉम्पिटेंट बनाएगा. भाई आपने जो लेसन दिया, इट इज ए फॉल्टी लेसन, योर डिलीवरेंस वाज वेरी फॉल्टी. आपने जो डिलीवर किया, द आइडिया वाज प्रोग्रेस लेना, द आइडिया वाज नॉट गुड एट ऑल. राइट. ही कैन कम टू सेंसेस. वो सेंस में नहीं भाई मुझ में गलती है, मुझे और पढ़ना चाहिए. क्योंकि आज गैजेट का जमाना है, गूगल का जमाना है, क्लिक करेगा बहुत सी सब कुछ सामने आया. आज मजा है पढ़ने में. आज क्या चीज, आज कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. नथिंग इज हिडन नाउअडेज विद द हेल्प ऑफ गूगल. गूगल इज ए गुड फ्रेंड ऑफ एवरीवन. अगर किसी को टॉप बनना है, गूगल इज द बेस्ट मीडियम टू अंडरस्टैंड. तो आज टीचर को कोई डिफिकल्टी नहीं है. बिल्कुल सर. ही कैन क्लिक इट एंड ही कैन गेट द आइडिया कि मुझे अलाउद्दीन का जैसे चिराग हम कह रहे थे, ये अलाउद्दीन का चिराग हमारे शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट. राइट सर. आई मीन इस गैजेट का, इस गूगल का फायदा उठाना चाहिए, खासकर टीचर को. क्योंकि ही शुड बी ऑलवेज अप टू डेट. अप टू डेट एंड अपडेट होना चाहिए. अपडेट मींस कि एलए में हर दिन फास्ट इमर्जिंग ट्रेंड्स हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं. एवरी डे देयर इज अ चेंज इन एजुकेशन. एवरी डे देयर इज स्लोगन चेंज हो रहे हैं, वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, तो आजकल स्पेलिंग चेंज हो रहे हैं. टीचर शुड बी एट पार विद द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस इन एजुकेशन. अगर वो अपने आप को आइसोलेट करेगा, अलूप करेगा, तना रहेगा, अगेन आई एम टेलिंग यू ही इज अ फ्लॉप शो. देयर वो एक फ्लॉप शो टीचर है. बिल्कुल सही बात है. ही शुड बी कनेक्टेड विद द नॉलेज ऑल टाइम्स. ये भी एक अलमिया है जो पॉलिटिशियंस की वजह से जो इंटरफेयर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हुआ है. अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट अगर कहा जाए वो एजुकेशन है, एजुकेशनल है. भारत में अगर कहा जाए सबसे बड़ा डिपार्टमेंट यही है और यही बुनियाद है हर एक मुल्क की. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यही है हर एक मुल्क की, हर एक देश की, हर एक इंसान की यही बुनियाद है. और जिस मुल्क का ये सिस्टम, तालीमी निजाम धर्म भरम हो, मैं समझता हूँ मुल्क भी धर्म भरम, वो मुल्क भी खत्म है. एंड ऑफ दैट कंट्री. एंड ऑफ दैट राइट सर. और जो ट्रांसफर पॉलिसी है सरकार के पास वो है ही नहीं. 10 साल से 20 साल से एक ही जगह पर पढ़े हैं, टीचर पढ़े, और आरटी टीचरों का जिन्होंने बर्बाद किया है इस मैं लेह की सिस्टम को ही बर्बाद. लेह की एग्जांपल दूंगा. लेह में जब कोई टीचर अपॉइंट होता है, उसको पहले ही पता होता है, उसमें लिखा होता है कि जो ही इज अपॉइंटेड कि
2 साल आपको यहाँ गुजारने हैं, 2 साल आपको यहाँ गुजारने हैं. ट्रांसफर पॉलिसी इज ऑलरेडी गिवन टू हिम. राइट सर, बहुत अच्छी लेकिन बात यहाँ तो 10 साल से 20 साल से एक टीचर अपनी जगह एक ही जगह पे होते हैं। स्टैग्नेंट, एक ही जगह पे वो होते हैं। डीप रूटेड है, उसको रूट कट करना बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए. राइट सर, बिल्कुल. इसको चेंज करना पड़ेगा. चेंज शुड बी चेंज. अच्छा रूप साहब, अपनी आखिरी पैगाम और आखिरी मैसेज में क्या कहना चाहेंगे आप उस्तादों को, बच्चों को और इस समाज को, सोसाइटी को, वालिदैन को क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि दे मस्ट रेस्पेक्ट द टीचर. टीचर का रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि जब टीचर को रेस्पेक्ट किया जाएगा वो बूस्ट हो जाएगा. हौसला जिस अगर इसमें डेडिकेशन कम होगी वो इसमें डेडिकेशन आ सकती है. नंबर 2 पॉइंट ये है कि जो वाइडनिंग गैप है बिटवीन टीचर एंड टॉट, शागिर्द और टीचर में जो वाइडनिंग गैप है, इस गैप को कंसाइज करना चाहिए, कम करना चाहिए, प्रिसाइज करना चाहिए. मैंने पहले कहा ना, क्लोजनेस, बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक मिलाप होना चाहिए. ये टीचर को करना पड़ेगा. टीचर हैज टू थिंक ओवर दैट. और लास्टली मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हैज टू प्ले वेरी वाइटल रोल. गवर्नमेंट का रोल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़रूरी है. गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव लेगी, कि गवर्नमेंट के पास पावर होता है, फोर्स होता है, गवर्नमेंट के ऑर्डर में फोर्स होता है. फोर्स से भी, फोर्स आल्सो क्रिएटेड डिसिप्लिन. फोर्स में एक क्वालिटी है, जो फोर्स है ना, ताकत में एक ब्यूटीफुल क्वालिटी ये है कि ये डिसिप्लिन क्रिएट करता है. अगर इसको रियल स्पिरिट में लिया जाए, इन 3 चीज़ों को अगर मिलाप किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल चेंज. और बच्चों में जो आजकल के बच्चे हैं, जो मैंने देखा है, बच्चों में राउडिज्म ज़्यादा है, इंडिसिप्लिन ज़्यादा है. ये बॉगी हैं, आज के बच्चे हैं ना, बॉगी हैं. दे आर राउडी, दे आर रेबेलियंस. ये खत्म होना चाहिए. हमारे ज़माने में भी कुछ टीचर अच्छे नहीं पढ़ा रहे थे, बट वी वुड नेवर आर्ग्यू विद देम. वैसे तो मुझसे बड़े बड़े कत कराएंगे वगैरह. लेकिन आजकल के बच्चे अगर थोड़ा करो सा जीर, he becomes rebellion, he becomes argumentative. That is bad. That is not good at all. बच्चों में भी इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर आना चाहिए. उनकी पर्सनैलिटी एक अच्छी होनी चाहिए. ए रियल स्टूडेंट, ए रियल स्कॉलर, एक बच्चा ए रियल स्कॉलर होना चाहिए. रियल स्कॉलर का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ किताब पढ़ेगा, नहीं. उसके आदाब में, उसके स्टाइल में, इसके एटिकेट में, मैनर्स में एक अच्छी खूबसूरती होनी चाहिए. वो ज़रूरी है. चलिए नाज़रीन, आज बात हुई है पीरज़ादा अब्दुल रऊफ से, जिन्होंने महकमा तालीम में एक लंबा अरसा दिया है. बहसीत माहिर तालीम, एजुकेशनिस्ट रहे हैं ये. रूफ साहब ने बहुत बड़े दिलेर अंदाज में जो बातें कही है, काबिल तारीफ है. रूफ साहब का इस प्रोग्राम में हम इस्तकबाल करते हैं आने का, और इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं. इन्होंने जो तजवीज़ात दिए हैं और जो रिमार्क्स इन्होंने पेश किए हैं महकमा तालीम के सुधार के लिए, मुझे वो बहुत अच्छे लगे. और मेरी यही अपील है सरकार से कि जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ से नेशन बिल्ड हो रही है, और इस नेशन बिल्डिंग सिस्टम को ठीक किया जाए. जनाब रूफ साहब, शुक्रिया जनाब.